हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मिशन श्योर सक्सेस। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग केबीसी नैनो का सामान्य ज्ञान का जो पुस्तक है हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है उसके आगे बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बंगाल पर कैसे अंग्रेज़ों का आधिपत्य कायम हुआ, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बंगाल में शासन किए और क्या क्या हुआ। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है कि बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक मुर्शिद कुली खां था। अगर आप लोग के पेपर में पूछ दिया जाए कि बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था, तो मुर्शिद कुली खां था और इसका उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन था। तो आप लोग के पेपर में ये भी पूछ सकता है कि मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी कौन था, तो शुजाउद्दीन था, जो कि मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी था। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और शुजाउद्दीन के बाद सरफराज, जो कि बंगाल का शासक बना, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ होगा, हम लोग उसको भी हम लोग पढ़ के बताएंगे। और फिर सरफराज को मारकर अली वर्दी खान है बंगाल का नवाब बन गया। तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। अली वर्दी खां के समय बंगाल इतना अधिक संपन्न हो गया था कि इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। तो अगर आप लोग के पेपर में पूछा जाए कि किस बंगाल के नवाब के समय बंगाल को स्वर्ग कहा जाता था, तो वो बिहार के सूबेदार था, जो कि अली वर्दी खां थे, जो कि बिहार के सूबेदार थे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। यह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। देखिए, जो मुगल के समकालीन में आता था मुर्शिद कुली खां, लेकिन जो भी इसके बाद जो कि बंगाल का नवाब बनता है अली वर्दी खां, यह उसको टैक्स नहीं देता, यानी कि राजस्व नहीं भेजता है मुगलों को। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित की। यानी कि मुर्शिद कुली खां के समय राजधानी ढाका था, यानी कि मुर्शिद कुली खां के समय बंगाल का राजधानी ढाका था। और इन्होंने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करवा दिया गया। और ये जो कि भागीरथी नदी के तट पर पड़ता है मुर्शिदाबाद। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी प्रथा आरंभ की तथा कृषकों को तकावी ऋण यानी खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। तो आप लोग के पेपर में अगर पूछ दिया जाए कि इजारेदारी प्रथा और कृषकों के लिए तकावी ऋण कौन बंगाल का नवाब दिया था, तो मुर्शिद कुली खां। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो अली वर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा। देखिए, जब अली वर्दी खां बंगाल का नवाब था, तो उसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए बताया। इनका एक कथन है, आप लोग इसको याद रखिएगा कि यदि उन्हें छेड़ा ना जाए तो वो शहद देंगी, यदि उन्हें छेड़ा जाए तो वो काट काट कर मार डालेंगी। तो आप लोग इस कथन को याद रखिएगा। किसका कथन है? अली वर्दी खां का एक कथन है। अली वर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए बताया था कि यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगी, यानी कि शहद देंगी, और यदि इन्हें छेड़ा जाए तो ये काट काट कर मार डालेंगी। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना। मैं आपको ये बात आगे भी बता चुका हूँ कि सरफराज को मारकर बिहार के सूबेदार अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना था। अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अली वर्दी खां अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिए। मैं आपको ये भी बात भी आगे बता चुका हूँ कि ये जब बंगाल का नवाब बना था तो यह मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था। अब इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। तो अगर आप लोग के पेपर में पूछ दिया जाए कि अली वर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, तो सिराजुद्दौला, जो कि अली वर्दी खां का दामाद था और सिराजुद्दौला का ससुर था। इसी के समय ब्लैक होल की घटना हुई थी, इसका भी वर्णन किया गया इस पुस्तक में, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। बंगाल के लिए सिराजुद्दौला बहुत ही फेमस है, पॉपुलर माना जाता है, क्योंकि इसी के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने
1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा था। तो हम लोग उसको भी आगे देखेंगे। हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय हुआ था। जेड हॉलवेल के अनुसार 146 अंग्रेज को मतलब जो कि उसको एक किले में बंद कर दिया गया था और अगले दिन उसमें मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित बच गए थे। इसी को ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है, जिसमें 146 अंग्रेज़ों को एक किले में बंद कर दिया गया था और उसके अगले दिन जब वो किला खुला था तो मात्र 23 अंग्रेजी व्यक्ति ही जीवित बचे थे। इसी घटना को इतिहास में ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है और ये घटना काफ़ी प्रसिद्ध है और यह घटना सिराजुद्दौला के समय हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध का मुख्य कारण था अंग्रेज़ों का नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र, कासिम बाजार की फैक्ट्री के लिए निरीक्षण की अनुमति नहीं मिलना और फोर्ट विलियम की किलेबंदी, दस्तक, कर मुक्त व्यापार का दुरुपयोग करना। ये भी काफ़ी एक मुख्य कारण बना जिसके कारण सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध काफ़ी चलता रहता, मतलब कि संघर्ष चलता रहता था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। हम लोग इसको एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देना चाहता हूँ। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध का मुख्य कारण था अंग्रेज़ों का नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र, कासिम बाजार की फैक्ट्री के लिए निरीक्षण की अनुमति नहीं मिलना, फोर्ट विलियम की किलेबंदी एवं दस्तक, कर मुक्त व्यापार का दुरुपयोग। ये था मुख्य कारण था अंग्रेज़ों का नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र यानी युद्ध। जो भी उन दोनों के बीच का जो युद्ध का मुख्य कारण यही सब था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 9 फरवरी 1757 को कंपनी और नवाब के मध्य अली नगर की संधि हुई। कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य अली नगर की संधि हुई। आप लोग इसको याद रखिएगा। अली नगर की संधि किस के बीच हुई, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के युद्ध में मीर जाफर, राय दुर्लभ और जगत सेठ की गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों से परास्त हुआ। तो ये बात तो काफ़ी पॉपुलर है कि सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी किया गया था और ये गद्दारी मीर जाफ़र ने की थी अपने स्वार्थ के कारण कि अगर अंग्रेज़ों ने इसको एक लालच दिया था कि अगर आप लोग हमको इसके बारे में जो भी खुफिया राज बताएंगे तो हम इसको मारने के बाद हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। इसी के कारण मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी और इसके साथ 2 और गद्दार थे जिसका नाम था राय दुर्लभ और जगत सेठ। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, यानी कि जो प्लासी के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनानायक था रॉबर्ट क्लाइव, उसी को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है भारतवर्ष, जिसने प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया और पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लासी युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिला में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि प्लासी का युद्ध ये जो युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध वो मैदान किस राज्य में है और वेस्ट बंगाल के किस जिला में है। तो यह मैदान पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है और यह नदी यह जिला जो है यह भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। अगर ये सवाल आपसे पेपर में पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा। हालांकि ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऊपर जो मैंने आप लोगों को बताया वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लाइव गवर्नर के पद पर 1757 से 1760 ईस्वी तथा 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा। यानी एक बार ये 1757 से 1760 ईस्वी तक रहा और फिर 1765 से 1767 ईस्वी तक भारत में शासन किया। यानी कि 2 बार ये भारत का गवर्नर की बंगाल का गवर्नर बना। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ही भारत का गवर्नर बनता है वारेन हेस्टिंग।
ये सब भी आगे दिया गया जो मैं आप लोग को बताऊंगा। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज की स्थापना की गई। यानी कि जब जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में आया तो ये लुटेरा राज की स्थापना की। ये सब का अपना अपना कथन है। पीट का कथन यह है कि क्लाइव स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। ये बात तो सही है। ये एक अच्छा सेनानायक हो साबित हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जो कि सिराजुद्दौला को हरा दिया। वो भी हारता नहीं, उसके साथ गद्दारी हुआ। तो आप लोगों को तो ये सब बात काफ़ी बहुत पॉपुलर आपको पता होगा। वो बढ़ते हैं आगे। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब नियुक्त किया, जो उनके हाथों की कठपुतली मात्र था। ये जो मीर जाफ़र था, जो सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी किया था अपना स्वार्थ के लिए, जो कि बंगाल का नवाब बनने के चाहत में, उसको तो अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन उसके इशारे पर ही चलता था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारे पर मीर जाफ़र चलता था। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मीर जाफ़र ने कंपनी को 24 परगना ज़िले की ज़मींदारी दिया। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। मीर जाफ़र को क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। आप लोगों के पेपर में काफ़ी बार पूछा गया कि मीर जाफ़र को क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। और आलमगीर द्वितीय ने क्लाइव को उमरा की उपाधि दी थी। तो रॉबर्ट क्लाइव को उमरा की उपाधि किसने दी थी? तो आलमगीर द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव को उमरा की उपाधि दी थी। 1760 में बंगाल के गवर्नर वेंसीटाट ने मीर जाफ़र के स्थान पर उसके दामाद, देखिए जब 1757 से 1760 में जब यह था भारत में, बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, तो ये जब 60 में फिर जो अंग्रेज़ जब भी चला गया था, तो उसके स्थान पर बंगाल का गवर्नर वेंसीटाट बन गया था। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, इसके कारण मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो बंगाल के गवर्नर वेंसीटाट, यानी कि 1760 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वेंसीटाट ने मीर जाफ़र के स्थान पर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया गया था। तो मीर कासिम कौन था? मीर जाफ़र का दामाद था मीर कासिम। उसको बंगाल के गवर्नर वेंसीटाट ने उसके स्थान पर बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया गया था। इसके बदले मीर कासिम ने कंपनी को बरदान, मिदनापुर तथा चटगांव जिले की जमींदारी प्रदान की थी। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय लिया। तो मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय लिया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। वहाँ तोपों एवं तोड़दार बंदूकों के निर्माण हेतु कारखाने की भी स्थापना 1730 की। और फिर 1763 में मीर कासिम को अपदस्थ कर पूर्व मीर जाफ़र को नवाब नियुक्त कर दिया गया। यानी कि मीर जाफ़र को हटाकर उसका दामाद यानी मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया सिर्फ 3 साल के लिए। यानी कि फिर 1763 ईस्वी में उसका ससुर को ही फिर से बना दिया गया, यानी मीर जाफ़र को ही बंगाल का नवाब बना दिया गया। देखिए यहाँ पे लिखा गया पूर्ण रूप से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। 22 अक्टूबर 1764 मतलब कि 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मतलब कि सिराजुद्दौला तो मारा गया, अब है शुजाउद्दौला एवं मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को परास्त किया। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि बक्सर का युद्ध, इधर से मीर जाफ़र का जो दामाद था मीर कासिम, वो यहाँ से गया था लड़ने। फिर अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, फिर मुग़ल सम्राट में से थे शाह आलम द्वितीय। इन लोगों ने तीनों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दी। उसी युद्ध को बक्सर का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। ये तो क्वेश्चन इतना बार पेपर में पूछा गया है कि बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेज़ों के मतलब सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था, जो बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेज़ों के लिए सेना नायक था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शाह आलम ने क्लाइव के साथ 1765 की इलाहाबाद की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार शाह आलम ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी यानी कि राजस्व उगाही का अधिकार दे दिया गया। आप लोग इसको याद रखिएगा कि इलाहाबाद की संधि के दौरान
के अनुसार शाह आलम ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी दे दी। उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व उगाही का अधिकार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बदले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपया दिया जाना था और निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपये देना था। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। बंगाल में 1765 से 1772 ईस्वी के मध्य द्वैत शासन रहा, जिसका जनक लियोनिस काटियस था। अंग्रेजी मतलब कि अंग्रेज़ों का संरक्षण प्राप्त बंगाल का प्रथम नवाब नजमुद्दौला था। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। ये बात अब हम लोग इसके आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अब उसके आगे यहाँ पे इस बुक में दिया गया है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के संबंध में व्यक्ति, यानी कि जितने भी यूरोप से कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि हैं उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो हम लोग उसको लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला व्यक्ति कौन था? तो यहाँ पे लिखा गया भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली वास्को डी गामा था। अब भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली, देखिए यहाँ पे द्वितीय नहीं होगा, ये यहाँ पे पहला व्यक्ति होगा और ये यहाँ पे बुक का मिसप्रिंट है। तो आप लोग इससे भ्रमित ना हो। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। और भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली कौन था? पेड्रो कैलकेबार्ल। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ पे हम लोग तीसरे नंबर पर चर्चा कर लेते हैं। 1578 ईस्वी में अकबर के दरबार में पहुँचने वाला प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष कौन था? तो फादर मानस रेट था, जो कि अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष था। व्यापारिक उद्देश्य से आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? जॉन मिल्डन हॉल था, जो कि व्यापारिक उद्देश्य से आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। और प्रथम अंग्रेजी दूत जो भारत आया था, कैप्टन हॉपकिंस था, जो भारत में अंग्रेज़ों का प्रथम दूत कौन था? कैप्टन हॉपकिंस। बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गेराल्ड एडगियर था, जो कि बम्बई का वास्तविक संस्थापक था। हम लोग 7वें नंबर की ओर देख लेते हैं। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो जॉब चॉर्नक था, जो कि कोलकाता का संस्थापक था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया। और हम लोग आगे देखते हैं। फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक कौन था? तो चार्ल्स आयर था, जो कि फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था। 9वें नंबर पे देख लेते हैं। ट्रेडिंग इन द ईस्ट नामक नए कंपनी का दूत जो औरंगजेब के दरबार में आया, विलियम नॉरेंस था, जो कि ट्रेडिंग इन द ईस्ट नामक नए कंपनी के दूत जो अंग्रेज के दरबार में आया था। हम लोग 10वें नंबर पे देख लेते हैं। फरुखसियर के यहाँ जाने वाला शिष्टमंडल का मुखिया जॉन सुरमन था। ये भी आप याद रखिएगा, जॉन सुरमन था, जो कि फरुखसियर के यहाँ जाने वाला शिष्टमंडल का मुखिया। हम लोग 11वें नंबर को देख लेते हैं। पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रैंको मार्टिन था, जो कि पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था, फ्रैंको मार्टिन। अब हम लोग 12वें नंबर पे देख लेते हैं। मद्रास का संस्थापक कौन था? तो फ्रांसिस डे था, जो कि मद्रास का संस्थापक किसको कहा जाता है? फ्रांसिस डे को कहा जाता है। अब हम लोग सेकेंड लास्ट, सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री का संस्थापक कौन था? फ्रैंको कैरो था, जो कि सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री का संस्थापक फ्रैंको कैरो था। हम लोग वर्धमान का जमींदार कौन था? शोभा सिंह। इसके बारे में मैंने पिछला वीडियो में बताया था, शोभा सिंह के बारे में, जो कि वर्धमान का जमींदार थी। जो वर्धमान का जमींदार कौन थी? शोभा सिंह थी, जो वर्धमान का जमींदार थी। अब हम लोग इसके आगे दिया गया है प्रमुख बंगाल के नवाब। इसके बाद हम लोग का ये टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और ये टॉपिक पे हम लोग का काफ़ी अच्छा डिमांड हो जाएगा, मतलब कि हम लोग का इस टॉपिक पे पूरा कवर हो जाएगा। हम लोग इसको देख लेते हैं। प्रमुख बंगाल के नवाब। तो बंगाल का पहला नवाब था मुर्शिद कुली खां, जो कि 1713 से 1727 ईस्वी तक रहा। बंगाल का दूसरा नवाब उसके बाद हुआ शुजाउद्दीन, जो कि 1727 से 1739 तक रहा। और उसके बाद सरफराज खां था, जो कि 1739 से 1740 तक रहा। फिर इसको मार कर अलीवर्दी खां, जो कि बिहार का नवाब था, सूबेदार, वो बंगाल का नवाब बन गया 40 से 56 तक।
फिर 5वें नंबर पर रहा सिराजुद्दौला जो 56 से 57 ईस्वी तक रहा। फिर उसके बाद इसका सेनापति मीर जाफ़र था जो कि 1756 से 1760 ईस्वी तक रहा। फिर उसका दामाद जो बंगाल का नवाब बना मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी तक। फिर उसके बाद मीर जाफ़र को बना दिया गया 63 से 65 तक। फिर उसके बाद नजम उद्दौला को फिर उसके बाद सैफ उद्दौला को फिर लास्ट में मुबारक उद्दौला को बंगाल का अंतिम गवर्नर बनाया गया जो 1770 से 1775 तक बंगाल का अंतिम गवर्नर मुबारक उद्दौला था। इसके बाद हम लोग का बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य पूरी तरह से समाप्त होता है। हम लोग का ये टॉपिक यहीं तक था। तो आप लोग को यह वीडियो अगर सहायतापूर्ण यानी हेल्पफुल आप लोग को हेल्प किया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि उनको भी हेल्प होना चाहिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।